नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं बाबा रामदास जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इससे पहले हमने आपने देशवासियों ने देखा था कि लोकल बॉडीज के नतीजे भी लगभग यही रहे थे जो नगर निगम के रहे। नगर निगम के मैं दर्शकों को बता दूं कि 29 नगर निगम हैं, जिनमें से 23 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के मेयर बनने के आसार हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने संबोधन में ये कहा बीजेपी कार्यालय में कि हम 25 नगर निगमों में मेयर बनाने जा रहे हैं। यानी बहुमत मिला है 23 के आसपास और वो 25 में बनाने जा रहे हैं। तो उनके पास कोई सूचना होगी कि 2 और जो नगर निगम है वहां भी उनके मेयर बनने की संभावना है, इसलिए उन्होंने 25 का नाम लिया है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इससे पहले लोकल बॉडीज में भी ऐसे ही नतीजे रहे और उससे पहले जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अगर उससे पहले के हम देखें तो दिल्ली में जो हुआ, आपके हरियाणा में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, वो सब ये इंगित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दोबारा से यानी लोकसभा चुनाव के बाद से जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद हो गए हैं मजबूती के साथ। और ये सब क्यों हुआ है इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके, वो कारण बता चुके। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे और महाराष्ट्र की चर्चा करने के बजाय, क्योंकि महाराष्ट्र पर तो आप अलग अलग चैनलों पर इस समय लगातार चर्चाएं सुन रहे हैं, वो सारे कारण भी गिनाए जा रहे हैं जिसके चलते उद्धव सेना या आपके शरद पवार या कांग्रेस दीवार से लग गए। वहां एक तरीके से उनको पब्लिक ने रिटायर करके घर भेजा, रिजेक्ट किया उनको, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी, उनके प्रति विश्वास जाहिर किया। अब यहां से आगे की जो चुनौतियां हैं 2026 की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरल, और 2027 के शुरू में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, वो भी अब दूर नहीं रह गए हैं। अब से देखने में 1 साल दूर लग रहे हैं, लेकिन ये 1 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। यानी 2026 में 5 राज्य और 2027 के एकदम शुरू में ही 5 राज्यों के चुनाव, और 2 राज्यों के हिमाचल और गुजरात 2027 के आखिर में चुनाव। तो जो इस समय लोगों का मानस है और जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं, अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले बाबा जी की एक टिप्पणी जरा इस पर ले लें कि 2026 की जो 5 राज्यों की चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो कितनी कठिन है या कितनी अब आसान होने वाली है। वैसे चुनाव कोई भी आसान नहीं होता। जी बाबा जी। सर निश्चित, अच्छा नहीं, कुछ नेताओं के लिए चुनाव वाकई बहुत आसान होता है। राहुल गांधी के लिए सर, जो आदमी हार जीत से ऊपर उठ चुका है वो तो संत है, उनको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी बिहार जैसे इंपॉर्टेंट राज्य के चुनाव में को बीच में छोड़ के महीनों की विदेश यात्रा पे चला जाए, जिसको ये पता ना हो
कि उसके कितने विधायक जीते हैं, वो कृष्णा अल्लावरू से बोलता है कि सबको बुला लो। बोला नहीं सर, इतना ही है। वो एक सोफे पे 6 आ गए थे तो उनको लगा कि अभी और बाहर होंगे। तो सर उनके लिए वाकई चुनाव बहुत आसान है, पर सर भाजपा जैसे संगठन के लिए तो वाकई अच्छा, मुझे याद है कि एक बार एक चुनाव हुआ था और उसके ठीक अगले दिन यही अमित शाह जी तो थे, वो किसी सुदूर दक्षिण के राज्य में संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। मतलब एक दिन का भी विश्राम नहीं। तो भाजपा तो अच्छा, और दूसरी एक चीज हमने और देखी इस बार के चुनाव में कि वाकई भाजपा एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी सर पूरी ताकत से लड़ती है, पूरा संगठन झोंक देती। और वो लोग तो मजाक में कहते हैं कि इनका तो बस चले तो ये वाकई म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी मोदी को उतारते हैं। तो भाजपा, दे आर वेरी वेरी सीरियस पीपल, और सचमुच वो राजनीति एक मिशन के तौर पे करते हैं। और सर मैं एक बात जानता हूं, देखिए ये जो नगर निगम होते हैं ना, लोकल बॉडीज होती हैं, ये प्रशासन का और लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान कर मुहैया कराने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और उसको बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया है। और मैं इस बार चूंकि बड़े नजदीक से मैं किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव प्रचार में पहली बार शामिल हुआ हूं, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा कि लोगों की अपेक्षाएं क्या होती हैं। अच्छा, लोग बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स लेके आते थे सर। जैसे वो क्या नाम, पूना के उस इलाके में लोगों को ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ी समस्या थी, और हर जगह एक ही वादा होता था कि हम आपको टैंकर फ्री सोसाइटी देंगे, कि प्रतिदिन नल में पानी आए, ये वादा है हमारा। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक नीड है जनता की। और यदि एक नगर निगम उसको सचमुच इतनी शिद्दत से, या कूड़ा निस्तारण, या शहर में पार्किंग की प्रॉब्लम, शहर में ट्रैफिक की समस्याएं, जो चिंचवड़ में मेट्रो, तो सर जिस सेवा भाव से नगर पालिकाएं अगर काम करें तो निश्चित रूप से पार्टी की गुडविल तो बनेगी ही। और महाराष्ट्र जैसे, महाराष्ट्र इज एन एक्सट्रीमली अर्बनाइज्ड स्टेट, छोटे छोटे कस्बे भी हाईली अर्बनाइज्ड हैं। तो मैंने देखा कि सर उसको जिस तरीके से भाजपा ने जितना सीरियसली लिया, और इस विजय के बाद भाजपा अब बंगाल में और यूपी में फोकस करने जा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये भाजपा के लिए तो सर है ही, अन्य पार्टियों के लिए भी इस घटनाक्रम से सीखने की बहुत कुछ चांसेस है, मैं मानता हूं। पर जिस तरीके से आज अधिक है, आज अखिलेश का एक ट्वीट आया और एक राहुल गांधी जी का आया। तो राहुल गांधी जी ने वही घिसा पिटा, उनका जो रेटोरिक है वही पुराना नैरेटिव, स्याही मिट गई और वोट चोरी। वो आदमी अब भी अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, या वो इतना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस एबिस से, इस गड्ढे में जो वो गिर गया है, या उसकी पार्टी को उसने गिरा दिया है, इससे बाहर आखिर निकलना कैसे, उसके पास कोई प्लान है ही नहीं है। मुझे अखिलेश का जो ट्वीट था सर, वो फिर भी कुछ पॉजिटिव लगा।
उन्होंने भाजपा की ताकत को, आइए अभिषेक जी स्वागत है, उन्होंने बहुत स्वागत अभिषेक। और सॉरी इंटरप्ट कर दिया जी। अखिलेश ने भाजपा की जो रियल ताकत है उसको पहचाना, उसको रिकॉग्नाइज किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि साहब ये सद्बुद्धि जो अखिलेश को भगवान ने दी है, इसको वो अपने डेली क्रियाकलाप में और अपनी राजनीति में इंप्लीमेंट करे, और देश की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को कि भैया भाजपा कोई फ्लूक से, तुक्के से, सर तुक्के से एक आध तो जीता जा सकता है, चुनाव दर चुनाव यदि आप जीतते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट। तो सर अगर इतनी ही सीरियसली देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, और सर देखिए जब आप गवर्नेंस और डिलीवरी ये दो मिशन लेके चलेंगे कि आपने अच्छी सरकार देनी है और डिलीवर करना है, सर आप एक चीज देखिए ना कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक टर्म के बाद दूसरा टर्म नहीं सरवाइव कर पाती हैं, हार जाती हैं। भाजपा हर स्टेट में लगातार डिलीवर कर रही है। एक दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां उनको आदत है स्टेट्स को, परंतु वहां पर भी जैसे आपको याद होगा राजस्थान में भी वोट शेयर में कमी नहीं आई थी, वो परिस्थितियां थी, सीटें कम हो जाती थी। तो भाजपा लगातार डिलीवर करती है, इसीलिए लगातार जीतती है। और भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी शब्द को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है। तो सर ये बहुत बड़ा लेसन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आखिर भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी क्यों परेशान नहीं करती। हरियाणा जैसा स्टेट जो कि कुख्यात था हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए, वहां लगातार 3 टर्म बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल जी, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करवाया था, कैसे वोट बढ़ाए गए, कितनी बड़ी साजिश रची गई, महाराष्ट्र में वोट चोरी करने के लिए क्या क्या जतन किए गए। अब तो वो विधानसभा चुनाव की बात तो बहुत पीछे छूट गई। अब तो लोकल बॉडीज में लगभग 2/3 बॉडीज पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों का कब्जा, और अब नगर निगम 30 में से 23 जीत गई भारतीय जनता पार्टी। और देवेंद्र फडणवीस ने जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो कहा कि 25 में हम मेयर बनाने जा रहे हैं। 23 जीते हैं, 25 में मेयर बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब 2 के बारे में उनके पास और पुख्ता जानकारी है। तो राहुल गांधी कौन सी दुनिया में रहते हैं। वैसे राहुल गांधी से हम लोग बेकार में शिकायत करते रहते हैं। अभी वियतनाम से जब लैंड किए तो शायद तमिलनाडु के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे थे, और किसी बच्चे ने पूछ लिया कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, और उस पर उन्होंने टेक्नोलॉजी और चाइना और उत्पादन और एक्सपोर्ट और पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे डाला, लेकिन ये नहीं बता पाए कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव होने चाहिए। तो उनके कंप्यूटर में तो जो फीड किया जाता है वो उतना ही कठपुतली की तरह बड़बड़ाते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कहते नहीं। तो ये जो निरंतरता में 3 चुनाव जीते हैं बीजेपी और उनके सहयोगियों ने, इसके बाद तो इनको ये वोट चोरी का झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और जो अखिलेश यादव ने हालांकि बीजेपी की आलोचना की है, लेकिन उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनको हम पॉजिटिव नोट के रूप में ले रहे हैं, उस पर भी आएंगे। पर पहले जो राहुल गांधी का तौर तरीका इस तीसरे चुनाव में भी मार खाने के बाद है, उससे लग रहा है कि कोई सुधार की गुंजाइश है कांग्रेस में या राहुल गांधी में। नहीं, देखिए राहुल गांधी में और कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर कभी कोई नरेंद्र मोदी जी को परास्त करेगा तो नरेंद्र मोदी जी
कि पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग आ गए हैं जो गलत निर्णय कराएंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी। नरेंद्र मोदी जी को स्वयं अगर कोई हरा सकता है तो स्वयं मोदी जी। कांग्रेस के साथ वही है कि कांग्रेस को अगर कोई जिता सकता है तो वो मोदी जी, अमित शाह जी की कुछ नीतिगत गलतियां होंगी वो, और कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कांग्रेस का लेफ्ट इकोसिस्टम इतना एक्सट्रीम लेफ्ट जा चुका है कि वो धरातल से बहुत दूर हो चुका है। और जब आप हार में अपनी जीत के बहाने ढूंढने लगे और हार का आत्ममंथन नहीं कर सकते, जो आदमी भी, देखिए सर, हारना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हार होनी ही चाहिए। जीत के सफलता का परम तत्व, बीज मंत्र यही है कि आप हारो। लेकिन अब मान लीजिए मैं शतरंज खेल रहा हूं और मुझे अपने प्यादे को बचाना है, तो मैं प्यादे का सपोर्ट दूंगा, मैक्सिमम ऊंट या घोड़े का सपोर्ट करूंगा, या मैं वजीर से सपोर्ट देकर के अपने प्यादे को बचाऊंगा कि भले तुम मेरा प्यादा मारो, बदले में मैं तुम्हारा प्यादा मारूंगा और अपना वजीर कुर्बान कर दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी और कांग्रेस प्यादे को बचाने के लिए वजीर का सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रही है, जो इनकी समझ से बाहर है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में एक अकेला देवेंद्र, मैं इस जीत का क्रेडिट किसी और को नहीं दे सकता, ये बेईमानी हो जाएगी उस आदमी के साथ। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर पैन महाराष्ट्र नेता बनना, पैन महाराष्ट्र नेता बनना मतलब मराठा हिंदुओं का सीधे सीधे आशीर्वाद। आप कहां से चले थे, कहां शुरू हुए? जिस बीएमसी ने कंगना का घर तोड़ा था, लग गया ना श्राप, लगा ना उस महिला का रोता हुआ श्राप। 3 साल के अंदर देखिए सर, महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व को त्यागने का बदला उद्धव ठाकरे से 3 बार ले लिया सर। उनकी पार्टी टूटी, गई, खत्म हुई, विधानसभा में हराया, बीजेपी ने बदला लिया सो लिया, वो अलग बात है, जनता ने बदला लिया सर। आप देखिए नीतीश राणे जिस प्रकार से हंस रहे थे, वो हंसी किस बात पे थी? हार पर नहीं थी, उस अहंकार पर थी कि नहीं मुसलमानों का वोट तो इन्हीं को मिलेगा। तो मिला मुसलमानों का वोट, हिंदुओं का तो नहीं मिला, वो तो समझ में आया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रिजल्ट जो शो कर रहे हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसके हिसाब से तो आपको मुसलमानों का वोट भी नहीं मिला। मालेगांव, नांदेड़, ओवैसी कितनी सीटें जीत गया महाराष्ट्र के अंदर, छोटी छोटी इकाइयों पर 50 से अधिक उसके पार्षद होंगे पूरे महाराष्ट्र में। यह वेकअप कॉल है सबके लिए। जहां आवश्यकता पड़ी छोटे जगह पर जिताने की, और मुसलमानों को लगा कि यहां हम अपना पक्का जीत जिता सकते हैं, हर जगह ओवैसी को इन्होंने वोट किया। एक जगह भी इन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया, और एक जगह भी इन्होंने न तो मनसे को वोट किया, और राज ठाकरे के साथ सब घूमते रहे, नाराय तकबीर का नारा लगता रहा, वोट नहीं किया सर। मुंबई में कुछ एरिया में इनको वोट मिल गया, पैन महाराष्ट्र मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, और शरद पवार की पार्टी को भी नहीं मिला। ये तो सर बहुत घातक है जी। बात है। अब जरा आते हैं अखिलेश यादव के बयान पर। अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उड़ीसा पहुंचे हुए थे साहब जी। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूत कर दिया है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उनके क्षेत्र में कोई सेंध लगा ही नहीं सकता। एक कार्यक्रम था विजन इंडिया होलिस्टिक हेल्थ समिट, उसमें भाग लेने के लिए गए थे, और वहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। ये कहा है कि बीजेपी एक प्रोफेशनल पार्टी है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी डेटा चोरी करती है और चुनावी प्रक्रिया में एसआईआर के जरिए हेर फेर किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत
फोकस्ड पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह कम्युनल है। जब जब बीजेपी कमजोर होती है और विकास या अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाती, तब वह सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है। समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने दावा किया कि हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, सब वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो बाबा जी, अखिलेश यादव के ज्ञान पर कुछ आप कहेंगे? सर, अखिलेश यादव की एक समस्या है कि उनके MY कॉम्बिनेशन के बाद उनके पास कोई टॉपअप नहीं है। पिछली बार उन्होंने गठबंधन करके कुछ टॉपअप जुटा लिए थे, पर वो टेम्पररी थे और वो वापस अपने अपने रास्ते चले गए। और बात यह है सर कि 10 साल तक विपक्ष में कौन बैठना चाहता है। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि जब अपनी सरकार न हो तो जीते हुए MLA की भी कोई वैल्यू नहीं होती। विरोधी पार्टी के जीते हुए MLA की भी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उससे ज्यादा पावर तो रूलिंग पार्टी का हारा हुआ MLA करता है, ज्यादा पावर रखता है। सर, ऐसे में सर विपक्ष का सूखा राजनीतिक व्यक्ति झेल नहीं पाता। अभी आप देख लीजिए ना, अभिषेक भाई बताएंगे कि बिहार में बड़ी तेज हवा उड़ी है कि कांग्रेस के 6 विधायक थे और 6 जो है JDU के संपर्क में हैं कि नहीं है, ये तो अब अभिषेक भाई बताएंगे। परंतु डोरे तो डाल ही रही होगी रूलिंग पार्टी सर, और उनके पास कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस के भंवर में वो डुबकी लगाएं, जबकि फ्यूचर नाम की कोई चीज है ही नहीं जिस पार्टी में, उसमें कोई कांग्रेस में रह के क्या करेगा। तो सर सेम यही समस्या समाजवादी पार्टी के साथ भी है ना। 10 साल से विपक्ष में हैं और आगे भी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। और सर एक बात बताऊं आपको, भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है या नेता होता है ना, वो तो है कैक्टस के समान। समुद्र रेगिस्तान का जो कैक्टस है उसको पानी की बहुत जरूरत नहीं होती, उसने ऐसा इकोसिस्टम बना लिया होता है कि वो बगैर पानी के सरवाइव कर लेता है। सर सपा का जो इकोसिस्टम है ना, ये जलकुंभी है। तालाब में जरा सा भी पानी अगर कम हुआ तो ये सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। तो सर ये जलकुंभी है, ये बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकती, ये पानी की तरफ भागेगी ही भागेगी। तो सर अखिलेश की ये प्रॉब्लम है कि अपने फ्लॉक को किसी तरह इकट्ठा रखना, और उनको ये भी पता है कि भैया 80% सीट अगले चुनाव में हारनी ही है। उनके कार्यकर्ताओं को भी पता है, टिकटार्थियों को भी पता है। तो हर टिकटार्थी पहले तो यही कोशिश करेगा ना कि भाजपा का टिकट मिल जाए, और MY के अलावा कोई तीसरा वर्ग, कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ा चंक कोई जुड़ता हुआ नजर आ नहीं रहा है। जितने कैंडिडेट्स को टिकट देंगे उस कैंडिडेट का अपना निजी रसूख से हर सीट पे 25-50 हजार वोट अगर जोड़ पाए तो उससे काम नहीं बन रहा है। तो सर अखिलेश है कंफ्यूज्ड। इस चुनावी जीत ने, भाजपा की इस चुनावी जीत ने उनके वोटर और कार्यकर्ता दोनों को, और MLAs को भी, टिकटार्थियों को भी डिमोरलाइज किया है कि यार भाजपा की आंधी तो ये सुनामी बनती जा रही है, ये और प्रचंड होती जा रही है समय। सर कहीं तो ब्रेक लगता ना, तो अब वो अब अगले जो 5 चुनाव हैं इस साल जो होने हैं, उसको अखिलेश बड़ा गौर से मतलब देख रहे हैं कि किसी तरह जो है ये जगरनॉट रुके तो कहीं कुछ धीमा, जैसे वो नहीं आता वो बंगाल की खाड़ी के जो तूफान होते हैं उन पर रोज नजर रखी जाती है कि अब धीमा पड़ रहा है, अब इधर से गुजर रहा है। तो ये बोले कि ये भाजपा का तूफान जो है ये कुछ धीमा पड़े तो हमको सांस आए। तो अखिलेश बेचारा कंफ्यूज्ड है, बेचारा करे क्या।
अभिषेक जी, जी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत करने गए थे, बड़ा उनका पैर भारी करके चले गए और हालत ये हुई कि आरजेडी की बहुत बुरी हार हुई बिहार में। और अखिलेश यादव उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते रहे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी फोकस्ड पार्टी है, डेटा चुरा करके उस पर काम करती है। डेटा आप चुरा लो, आपने किसी ने आपको रोका है क्या? जो डेटा होते हैं वो तो सबके लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना और उस पर गेम खेलने की कोशिश करना, जिस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद से आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री, एक में नीतीश बाबू, इससे हिल गए हैं ये, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव दूर नहीं है, बस 10-11 महीने दूर हैं, 12वें महीने में तो चुनाव है। बिल्कुल। मतलब मार्च में तो रिजल्ट ही आ जाए। इसका मतलब हिले हुए हैं पूरी तरीके से। जितनी हिली हुई इस समय अंदर से ममता बनर्जी होंगी, उससे कम अखिलेश बाबू नहीं होंगे। देखिए, ममता बनर्जी तो फिर भी एक इस जोन में है कि वो फाइट करेगी, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि अभी महाराष्ट्र के अंदर कम से कम कोई फाइट है। और बिहार के बारे में तो बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ चूड़ा दही खिचड़ी के साथ बहुत राजनीति होती है। अब कांग्रेसियों ने अपना चूड़ा दही प्रोग्राम बनाया था, 6 के 6 इनके विधायक नहीं पहुंचे। अरे भाई, कैसा प्रोग्राम था तुम्हारा? तुम्हारे सांसद नहीं पहुंच रहे, तुम्हारे विधायक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो गए किसके पास? कुछ तो भाजपा वाले में भी गए थे, बाकी जदयू वाले में कुछ सब जा रहे हैं। उसी प्रकार इसके लेफ्ट के लोग 2 ही हैं, वो दोनों भी, लेफ्ट का टूटना बहुत घातक हो सकता है, लेकिन वो भी चक्कर लगा रहे हैं कहीं मिल जाए। एक बसपा का है, वो पहले से टूटने को तैयार बैठा है, यार हमको ले ही लो यार, कम से कम सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे, चिक नहीं होगा, फंड टाइम पे मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। और जदयू और बीजेपी अपना अपना नंबर क्यों बढ़ाना चाहती है? उसका कारण है अविश्वास। कल को कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना नंबर इतना रखो कि सरकार हम बना सके। बहरहाल, अब दूसरी तरफ आते हैं, अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव चुनाव तब जीतेंगे जब बीजेपी का कोर टूटेगा। जैसे लोकसभा के अंदर डगमगाया, भाजपा, संघ और बड़े बड़े नेता कहते रहे टिकट गलत वितरण हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, लेकिन नहीं सुनी गई। बहरहाल वो बीत गई, बात गई। योगी जी की वाणी और मोदी जी का वो उदास चेहरा जब लोगों ने देखा, तो मुझे याद है भाऊ ने भी कहा था, ये कही थी ये बात, गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर ने भी बात कही थी कि ये जो वोट है ना अभिषेक, ये हिंदुओं का पश्चाताप का वोट है। अब 4 चुनाव आप जीत चुके बैक टू बैक। अब क्या पश्चाताप जारी रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोल कुछ होंगे, इधर उधर से वो कॉन्फिडेंस आता है, जीत के बाद आप एक अलग कॉन्फिडेंस में होते हैं। आप गलती तब करते हैं सर जब आप एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि सीखने वाला ड्राइवर जो है ना, जो एल बोर्ड लगा के चल रहा है, वो भीषण एक्सीडेंट करता है। वो तो पहले से डरा चल रहा है। एक्सीडेंट उनके ज्यादा खतरनाक होते हैं जो 150 की स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं, बाकियों के एक्सीडेंट नहीं होते। अखिलेश यादव ने पिछले 1 साल के अंदर एक चीज की है सर, जिस पर आज चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम कोर्स करेक्शन कर सके। अखिलेश यादव हरियाणा और महाराष्ट्र के हार के बाद तुरंत समझ गए कि मेरी स्थिति खराब होगी, और बिहार के बाद बहुत अग्रेसिवली आप देखिए जिन नेताओं के साथ वो फ्रेम में आने लगे हैं। अखिलेश यादव का हाथ में परशुराम जी का फरसा लेना, फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले करनी सेना के लोगों के साथ बैठक करना, मीटिंग करना। वो समझ रहा है इस बात को कि अगर भाजपा से लड़ना है तो राहुल गांधी के भरोसे नहीं लड़ सकते, लड़ना होगा मुझे अकेले।
इटावा में मंदिर भी बन रहा है। हाँ, इटावा में मंदिर बन रहा है। सबसे पहला कोर्स करेक्शन था जब इन्होंने अवधेश प्रसाद को अयोध्या के राम मंदिर के अंदर जब भेजा, ये सबसे पहला कोर्स करेक्शन था। तो वो जानते हैं अखिलेश यादव कि किस जगह पर कोर्स करेक्शन है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही उन्होंने अपने पत्रकारों को, अपने समर्थकों को बोला, देखो बिहार जैसा मत करना, ऐसा ऐसा गाना मत गाने लगना मेरे लिए। ये दूसरा स्टेप था जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि उनको इस बात का क्विकली एहसास हुआ कि तेजस्वी की हार के पीछे बहुत बड़ा कारण कि आवे तो भैया के सत्ता उठा लेंगे कट्टा से। तो वो जंगल राज का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो सारा चीज क्रिएट करना है। वो जानते हैं कि ये बैगेज मेरे साथ भी है, मेरे पिताजी के साथ साथ वो बैगेज उत्तर प्रदेश में मेरे साथ भी चलेगा। तो अगर उस चीज को रिपीट किया जाएगा, जैसे मुख्तार के बेटे ने किया था कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने देंगे भैया की सत्ता आने पर, बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद जो पूर्वांचल के अंदर रिजल्ट हुआ वो अखिलेश यादव ने नहीं सोचा था। एक पूर्वांचल ऐसा एरिया है जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मात्र 3% का टेक्निकली कास्ट कॉम्बिनेशन पर गैप रहता है, लेकिन वो गैप स्प्रेड है, इसलिए सीटों में बीजेपी के पास ज्यादा कन्वर्ट होता है। अब यह देखना है कि अखिलेश यादव क्या उसी कास्ट लाइन की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा गलती से वो कास्ट लाइन की राजनीति पर उतरी है। अगर यहां से अखिलेश यादव नहीं करते हो और बीएसपी थोड़ा सा शिफ्ट करती है, तब उत्तर प्रदेश के बारे में आज ये कह देना कि बीजेपी 300 जीतेगी, 270 जीतेगी, आई डाउट। अभी हमको थोड़ा सा कोर्स करेक्शन के बाद देखना होगा। बंगाल पर फोकस रखते हैं कि बंगाल का भद्रलोक क्या वास्तव में भाजपा के पास अभी भी जाता है कि नहीं। अगर बंगाल का भद्रलोक इतना कुछ हो जाने के बाद भी शिफ्ट नहीं होता है, तो मैं मानता हूं कि आसान नहीं होगा कि अखिलेश का कोर वोट, जैसे राजद का कोर वाई वोट टूट करके बीजेपी को वोट चला गया, वो अखिलेश का कोर वाई वोट टूटेगा। अभी हम थोड़ा डाउट में हैं। बाबा जी, आखिर में आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने तो खुद को साबित कर दिया और निश्चित रूप से वो पहले से ही वैसे टॉल लीडर्स में से एक थे, लेकिन इन लगातार 3 जीतों से तो बिल्कुल प्रमाणित कर दिया कि उनकी जबरदस्त पकड़ है महाराष्ट्र की राजनीति पे और मतदाताओं के ऊपर भी उनका होल्ड है। लेकिन यहाँ तो बाबा जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी तुलना सीधे प्रधानमंत्री के बाद के जो लीडर्स हैं उनमें टॉप लेवल पर होती है, और काम भी इन्होंने जब से बने हैं जबरदस्त किए हैं और संदेश और संकेत भी जबरदस्त दिए हैं। डंडा बजना है तो बजना है और बुलडोजर चलना है तो चलना है। विकास के काम होने हैं तो उनमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं, और जितना निवेश आ रहा है वो अभूतपूर्व है। तो ऐसे में अखिलेश यादव चाहे जितना उछल कूद करें, चाहे जितने बयानबाजी, और बयानबाजी में इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी, महाकुंभ के दौरान हो या अयोध्या में मंदिर निर्माण या उसके लोकार्पण का मसला हो, हर जगह इन्होंने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। तो 2027 की ये जो लड़ाई रहने वाली है, जाहिर है 2022 की तरह फिर सारी ताकतें जुटेंगी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए। पूरा इकोसिस्टम इनका, देश और विदेश का, वो सारा जुटेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में रोक लें बीजेपी को तो लोकसभा में फिर मोदी जी को रोकना आसान होगा। कैसा देख रहे हैं, कैसा माहौल बनेगा कुल मिलाकर के, और उत्तर प्रदेश भी वैसा ही संदेश देगा जैसा महाराष्ट्र ने दिया है? सर, आपको याद होगा जब 2014 में मोदी का विजय रथ एकदम खरखराता हुआ चला, तो कांग्रेस को लगा कि यदि हरियाणा भी जीत गए, जब दिल्ली आया तो उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में नहीं रोका तो फिर ये नहीं रुकेगा।
तो अपनी कुर्बानी देके, मुझे याद है उन दिनों भी कांग्रेस 28% की पार्टी होती थी दिल्ली में, और अपना 20% वोट, मुझे याद है अशोक विहार का जो विधायक कैंडिडेट था बूथ के सामने खड़ा होके अपने कांग्रेसी वोटरों से कह रहा था झाड़ू 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 झाड़ू, ऐसे वोट डलवाया था। तो अपनी कुर्बानी देके बीजेपी को रोकने, मोदी को रोकने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेके आए थे। वो आम आदमी पार्टी ने ऐसा खाया इनको कि कांग्रेस एकदम ही साफ हो गई। तो सर देखिए, यूपी में यदि सचमुच बाबा को रोकना होगा, अगर बीजेपी को रोकना होगा, तो एक बार फिर कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी होगी। परंतु मुझे पिछले कुछ महीनों से लग रहा है कि राहुल जी को अकल आई है कि यदि कांग्रेस का रिवाइवल करना है तो तेजस्वी और अखिलेश यादव जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की बलि तो लेनी होगी। बेशक मोदी योगी आ जाए, जब तक इनकी नहीं लेंगे तो एक की बलि तो वो ले चुके हैं बिहार में। वो बेचारा ऐसा गया कि 1 महीना छुट्टी काट के जब सब वापस आया, किसी को पता नहीं चला कि तेजस्वी बाबू वापस भी आ गए हैं। वो तो कल जब दही चूड़ा प्रकरण हुआ और तेज बहादुर ने जब वो पोस्टें डाली है, तब हम लोग को पता लगा कि अच्छा तेजस्वी भैया वापस आ गए। तो सर उनकी बलि तो ले ली राहुल जी ने बिहार में, सर बलि तो अखिलेश जी की भी लेनी पड़ेगी यदि जिंदा करना है कांग्रेस को यूपी में। तो जब तक अखिलेश नहीं खत्म होंगे यूपी में कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। अगर यूपी में नहीं होगी तो भारत में नहीं होगी। तो सर अखिलेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस जो है वो अब आत्मघाती नहीं है, वो अब इन पर घात करेगी, अखिलेश जी पर। बड़ा रोचक जो है वो मोड़ ले रही है राजनीति। अभिषेक जी, बड़े दिलचस्प फोटो आए थे, अपनी माता जी को भी निमंत्रण पत्र का कार्ड दे रहे हैं, अपने पिताजी को भी दे रहे हैं, तेजस्वी को अलग से दे रहे हैं। एक ही घर में 3 अलग-अलग लोगों को कार्ड देते हुए फोटो खिंचवाने पड़ रहे हैं तेज प्रताप को। ऐसा तो अद्भुत दृश्य एक पिताजी को दे देते। पिताजी तो आ भी गए, माता जी और भाई तो आए भी नहीं, और उस पे बोल भी दिया कि जयचंदवा आने से रोक लिया होगा। रागिनी ने यह भी कह दिया कि बड़ी मुश्किल से एक परंपरा, एक घर, ये सब निर्माण होता है, ऐसे पेड़ की शाखों को काट करके ऐसे बड़ा बरगद का पेड़ मत गिराओ। तेजस्वी पर बोला था, तेज प्रताप पर नहीं। देखिए, ये दिलचस्प राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि हर परिवारवादी पार्टी का यही हुआ। कमाल की बात है कि विजय सिन्हा को जब देने गए कार्ड तो बोला अपना घर का है भाई, क्यों नहीं जाएंगे। रामकृपाल यादव बोले तो के पास गए देने, तो करी तो हमारे लड़के जैसा है, हमारे गोद में खेला है, हम तो कहेंगे कि हमारे साथ ये भी चले। तो कल को तो मैं एनडीए का एमएलसी बनते हुए तेज प्रताप यादव को मैंने पहले भी कहा और आज भी इस बात पे कायम हूं, मैं तो देख रहा हूं। और तब क्या होगा जब एनडीए से एमएलसी बनेंगे और अपने भाई या अपनी माता के विरुद्ध सदन में, चूंकि माता एमएलसी रहती हैं, सदन के अंदर ये ललकारेंगे। ऐसा हमने सोनिया मेनका के विरुद्ध देखा है, ये होता है। शिवपाल जी तो चलिए वापस आ गए, पर शिवसेना में हुआ और समाजवादी में भी हुआ, और एमके स्टालिन भी अपने दूसरे भाइयों से को हरा के ही वापस आए। तो ये औरंगजेबवादी परंपरा तो रहेगी सर, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहेगी, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट तो एक ही है, सबको नहीं मिल सकता। और राजनीति एक ऐसी चीज है जो महत्वाकांक्षा को, सत्ता को जन्म तो देती ही देती है। तो बिहार में जो कुछ घटित हो रहा है वो तो दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी और अभिषेक जी आपका भी, इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, चर्चा अच्छी लगी है, तो लाइक करना ना भूलें
और वीडियो को साझा भी करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय 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 श्री राम।